एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका लास्ट लेक्चर नंबर 5 यहां पे देखेंगे, कोरोजन एंड रस्टिंग ऑफ आयन। बट बिफोर दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शंस, वो देखेंगे, फिर कोरोजन पे जाएंगे एंड फिर रस्टिंग ऑफ आयन डिटेल में देखेंगे। बाय द वे, रस्टिंग ऑफ आयन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। 5 मार्क के लिए इसका क्वेश्चन आ सकता है, पहले भी एक बार पूछा गया है, वापस भी पूछा जा सकता है। आपके यूनिट टेस्ट का हो या आपके सेमेस्टर में, प्रीलिम में, सब जगह पे ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। बहुत बच्चों को डिफिकल्ट भी जाता है, इसको याद करने की सिंपल सिंपल ट्रिक भी आपको मैंने आगे बताई है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। वी ऑल्सो हैव अ लाइव बैच आरएम 5.0, जहां पर यूट्यूब के सारे अच्छे टीचर मिलकर आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं हूं गैलेक्सी मैम में शुभम सर है, फुल टीम ऑफ टीचर्स है आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों का। ठीक है, नाउ बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है तो ये दोनों नंबर के ऊपर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर भी बच्चों को बहुत दिक्कत होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में, नहीं समझ में आता है बहुत सारे बच्चों को। डोंट वरी, कुछ कुछ एक दो रिएक्शंस टेक्स्ट बुक में दिए हैं जो काम के नहीं है, जो एग्जाम में नहीं पूछेंगे, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं, तो उनके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन कंसेप्ट पूरा आपको समझ में आएगा, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। आई होप अब तक की जितनी अपनी कहानी रही है सारी की सारी क्लियर हुई है ना? यही आशा करता हूं। बाकी और कुछ डाउट आता है तो जरूर कमेंट में बताइएगा, सॉल्व करेंगे हम। एंड किसी टॉपिक में भी डिफिकल्टी आती है तो बता देना। चलो, अब यहां पर मैं ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन की बात करूंगा। मुझे बताइए, पहले रिएक्शन में मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे लिखो चलेगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरे में भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, CO2 बन रहा है, यहां पर भी एडिशन हो रहा है। ठीक है, एडिशन। तो जब ऑक्सीजन ऐड होता है इसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। दूसरे वाले में, अच्छा, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, MgH2 मतलब क्या? मैग्नीशियम हाइड्राइड। नाम आपको लिख के बता दूं, ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्राइड। उसमें से आपको दिख रहा है हाइड्रोजन सेपरेट हो रहा है, Mg प्लस H2, Mg अलग और H2 अलग हो रहा है। कैन आई से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन? मतलब या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। एंड यहां पर चौथा एग्जांपल, पॉइंट नंबर 4, ये CH3 ये क्या है? इथेन। इथेन होता है, ये कार्बन कंपाउंड में आगे पढ़ेंगे हम, कोई बात नहीं है। मुझे एकदम सिंपल बात बताओ, आपको यहां पे 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, CH3 6 हाइड्रोजन दिख रहा है। रिएक्शन के बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया इथीन। 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन बाहर आ गए, इसको भी मैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोल सकता हूं, यस और नो बोल सकता हूं ना। हाइड्रोजन बाहर आ गए, 2 हाइड्रोजन बाहर आए। तो ये सारे एग्जाम्पल में मुझे बताओ, या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, पॉइंट नंबर 1, या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। इनको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ये आप दिमाग में फिट करो अपने। चलो एक बार थोड़ा गिराओ इसको, गिरवत जा माझ्या बरोबर, गिरवा याला। मराठी को क्या हो गया मेरे? ऑक्सीजन गेन हो रहा है, ऑक्सीजन गेन हो रहा है, ऑक्सीजन गेन हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सिंपल, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। 4 एग्जांपल आपको समझ में आए, ज्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक बात है। चलो दूसरी बात, यहां पर आपको एथेनॉल दिख रहा है, ये CH3CH2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5OH, एथेनॉल। अब इसका ऑक्सीडेशन अगर करना है तो मैं इसके अंदर डालता हूं K2Cr2O7, ये क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो बात समझिए, K2Cr O4 इसको बोलते हैं क्रोमेट, क्रोमेट। एंड जब Cr2O7 आता है
उसको बोलते हैं डाइक्रोमेट। समझ में आ रही है बात? CrO4 इज क्रोमेट, Cr2O7 इज डाइक्रोमेट। दोनों के ऊपर चार्ज -2 का ही रहता है। मतलब आपका जो CrO4 है उसके भी ऊपर 2- चार्ज है, एंड Cr2O7 है उसके भी ऊपर 2- चार्ज होता है। क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट अलग चीजें हैं, ठीक है, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। तो हमने क्या लिया है यहां पे, पोटेशियम डाइक्रोमेट। उसके साथ हमने थोड़ा एसिड भी लिया है। कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसको मैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट बोल सकता हूं। पोटेशियम डाइक्रोमेट विथ सम एडेड एसिड, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये क्या करता है मुझे बताओ? इसके पास बहुत सारा ऑक्सीजन है, कम ऑन यस और नो। O7 सात ऑक्सीजन लेके बैठा है। तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देता है। ये आपको दिख रहा है ब्रैकेट में ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है? रिएक्टिव ऑक्सीजन। रिएक्टिव ऑक्सीजन कहां से आता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट से आता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट यहां पर कैटलिस्ट नहीं है, ये एक रिएजेंट है। इसको मैं क्या बोलूंगा? रिएजेंट। मतलब ये रिएक्शन में पार्ट लेगा, रिएक्शन करवाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये कैटलिस्ट नहीं है, स्पीड नहीं बढ़ा रहा है रिएक्शन की। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीजन देता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है, एंड ये ऑक्सीजन यहां पे जाके घुसेगा एथेनॉल के अंदर। आपको बात समझ में आ रही है? यहां पर एथेनॉल का ऑक्सीडेशन किया जाएगा, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन किया जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? कम ऑन। हमने एथेनॉल लिया था, उसके अंदर हमने डाला एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन, ब्रैकेट में ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जाके किस में घुसेगा? एथेनॉल में घुसेगा। एथेनॉल का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। बात आपको समझ में आ रही है? चलो अब यहां पर क्या होगा आपको बताता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब आपको ये हाइड्रोजन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन तो बहुत सारा मिलेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है? बहुत सारा ऑक्सीजन देगा। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर H2O बना सकते हैं। कम ऑन, यस और नो? ये हाइड्रोजन यहां से निकल गया, यस और नो? अब क्या बचा? अब आपके पास क्या बचा? CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये बचा आपके पास। ये हाइड्रोजन निकल गया और एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइन हो गया। नहीं समझ में आई बात? H2O बन के बाहर निकला, एंड ये जो दूसरा ऑक्सीजन है वो कार्बन के ऊपर आके बैठ गया, यहां पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया। तो कैनाई से यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। कम ऑन, यस और नो? रिएक्शन पूरा तुमको ब्रेक करके बता रहा हूं मैं। पहले तो ये H2 वाटर बन के निकल गया, एंड बाद में दूसरा ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर आके बैठा एंड ऑक्सीडेशन किया, एंड ये क्या बन गया? ये एथेनॉल था। एथेनॉल का क्या बना? एथेनोइक एसिड। रिएक्शन में तो बहुत कुछ है। अब लास्ट पॉइंट मुझे बताओ, ये पूरा रिएक्शन किसने करवाया? पोटेशियम डाइक्रोमेट ने करवाया। ऑक्सीजन किसने दिया? पोटेशियम डाइक्रोमेट ने। कैन आई से ऑक्सीडेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट के वजह से हुआ। तो ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसको मैं बोलूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलूंगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी पहले आप इतना लिखो, इतना आप पहले समझो कि क्या क्या हुआ यहां पे। पोटेशियम डाइक्रोमेट था, उसने नेसेंट ऑक्सीजन दिया, इसको मैं क्या बोलता हूं? नेसेंट ऑक्सीजन, रिएक्टिव ऑक्सीजन, एंड एथेनॉल का ऑक्सीडेशन होकर एथेनोइक एसिड बना। यहां पे ये ऑक्सीजन ऐड हुआ कार्बन के ऊपर,
एंड वाटर बाहर आ गया। ये ऑक्सीडेशन किसने करवाया? पोटेशियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कम ऑन, ये मुद्दा एकदम क्लियर हुआ, मजेदार बात है। कम ऑन, लिखा आपने? तो हमने इसका क्या स्ट्रक्चर बनाया था? CH3C डबल बॉन्ड OOH। इन्होंने क्या किया? ये जो COOH है इसको ऐसे लिखा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? C डबल बॉन्ड OOH, इसको ये लोग ने COOH ऐसे करके लिखा है। और ये क्या होता है? ये होता है एथेनोइक एसिड प्लस H2O बाहर आ गया। वो H2O लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। तो यहां पर देखो भाई क्या हुआ, द एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट मेक्स ऑक्सीजन अवेलेबल, ऑक्सीजन देता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्टेंट एथेनॉल। तो यहां पर पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है? एक ऑक्सीडेंट है। इसको आप ऑक्सीडेंट बोल सकते हो, एक्सीडेंट नहीं, ऑक्सीडेंट, या फिर उसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हो। कौन होता? एजेंट मतलब कुछ काम करता है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीडेशन करवाता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाता है, दूसरों के घरों में जाके आग लगाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाता है। तो यहां पर पोटेशियम डाइक्रोमेट एक एग्जांपल है। H2O2, देखो सबके पास ऑक्सीजन है, सबके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेके बैठे हैं तो देंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है, एंड ओजोन। ये एग्जांपल्स हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। बातें समझ में आई? ये इसके टकले पे जाके बैठा एंड ये हाइड्रोजन निकल गया। मजा आ रहा है? केमिस्ट्री डेप्थ में पढ़ रहे हैं। चलो अब मैं बात करता हूं, अब मैं बात करूंगा रिडक्शन की। रिडक्शन, अब तक हमने ऑक्सीडेशन समझा, ऑक्सीडेशन समझा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझा। अब रिडक्शन देख रहे हैं। यार पानी चाहिए यार, सच में कुछ भी नहीं बचाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। रिडक्शन मतलब क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड करना। ऑक्सीडेशन क्या था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या है? हाइड्रोजन का ऐड होना, उल्टा उल्टा। तो यहां पे ऑयल में हाइड्रोजन ऐड किया जाता है। ये हमने शुरू में भी देखा था, जब हम राइटिंग का केमिकल रिएक्शन देख रहे थे तब भी ये रिएक्शन हमारे सामने आया था। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल मतलब जो वनस्पति तेल, उसका हाइड्रोजनेशन होने के बाद वनस्पति घी, डालडा बनता है। सस्ता घी जो आता है ना, वनस्पति घी, डालडा घी। हम तो घर पे प्योर काऊ घी यूज करते हैं, लेकिन जो बाहर होटल्स में या छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में सस्ती चीजें जो घी में बनाई जाती है, वो कौन सा घी होता है? ये वनस्पति घी होता है। कहां से मिलता है? वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजनेशन से बनता है। ठीक है, एंड यहां पर 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, एंड निकल को यूज करना है एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो मुद्दा क्या है? यहां पे हाइड्रोजन ऐड हुआ तो इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको मैं रिडक्शन बोलता हूं। एक और चीज है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन को रिमूव किया जाए, अब आपको दिख रहा है कॉपर ऑक्साइड है, ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को ले जाएगा, तो मुझे कॉपर मिल रहा है एंड मुझे H2O मिल रहा है। तो यहां पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, यस और नो? रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इनको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शंस। कम ऑन, बात समझ में आई? हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का बाहर आना, रिडक्शन रिएक्शन। चलो तो मुझे बताओ, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन? चलो, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन मतलब
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोल सकता हूं, या फिर उसको मैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोल सकता हूं। कम ऑन, यस और नो? इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब समझ में आ रहा है। सेकेंड पॉइंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी ऑक्सीडेशन होता है, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये रिडक्शन होता है। तो ये एकदम दो बेसिक बातें आपको समझ में आई है यहां पे। आई होप मुद्दा एकदम क्लियर हुआ है। ठीक है, ठीक है। आई होप यहां तक की सारी कहानी एकदम क्लियर है। ये है हमारी फुल टीम ऑफ टीचर जो आपको आरएम 5.0 बैच में पढ़ाती है। बैच में बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 4 फीचर आपको यहां पे बताऊंगा। एक तो लाइव क्लास ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, पूरा सिलेबस 2 बार कंप्लीट किया जाएगा। ध्यान से सुनिए, जो सिलेबस है वो 2 बार 2 टाइम्स पढ़ाया जाता है। एक अक्टूबर एंड तक हम हमारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद एक और बैच आरंभ 6.0 स्टार्ट होगा, विच विल बी द रिवीजन बैच। जो बच्चे अभी ज्वाइन करते हैं उनको वो रिवीजन बैच फ्री में मिल जाता है, एंड उसके आगे भी होने वाले कोई भी क्रैश कोर्स हैं या रिवीजन कोर्सेज हैं वो सारे भी फ्री में मिलते हैं। यहां पर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है हर एक क्लास की, कोई भी आपका लेक्चर मिस नहीं होता। डाउट सॉल्विंग के लिए एक आपको IVR नंबर दिया जाता है, जिसके ऊपर कॉल करके आप किसी भी टीचर से अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। मुझे कॉल करना है, मुझे करो, शुभम सर को या गैलेक्सी मैम को या किसी और भी टीचर को। टेस्ट सीरीज में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टेस्ट रहेंगे। सब्जेक्टिव टेस्ट आप लिख कर दोगे, वो आपको चेक करके भी दिया जाएगा ताकि कोई भी आपकी मिस्टेक हो तो समझ में आए। नाउ बैच साइज हमारी स्मॉल होती है। फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स के लिए ये कूपन कोड अवेलेबल है, फर्स्ट 300, तो ये 10,000 बिकम्स 9,000। ठीक है, नाउ ये अपना ऐप है इजी लर्निंग, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड बैच के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो ये दोनों नंबर के ऊपर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर आपको दिख रहा है ये सेम रिएक्शन हमने अभी देखा, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स मी कॉपर एंड वाटर। तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड का कॉपर बन रहा है। कैन आई कॉल इट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या? रिडक्शन। तो यहां पे रिडक्शन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। एंड ऊपर आप देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर रहा है। कैन आई से देयर इज गेन ऑफ ऑक्सीजन? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है, तो इसको मैं ऑक्सीडेशन बोल सकता हूं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ ऐसा बोल सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है किसी भी रिएक्शन में, याद रखना ये बात, किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन होगा। अगर एक का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा हमेशा। ये कोई भी प्रोसेस सिर्फ अकेले नहीं होती, सिर्फ रिडक्शन होएगा, सिर्फ ऑक्सीडेशन हमेशा। अगर एक चीज रिड्यूस हो रही है तो दूसरी चीज ऑक्सीडाइज होगी। तो हमेशा वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड while other gets reduced. Such reactions are called oxidation reduction reactions और redox reaction। इनको क्या बोलते हैं? redox reaction। तो जितने भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन हमने सेपरेटली पढ़े वो भी सारे क्या हैं? रिडॉक्स हैं। हमने जितने भी रिएक्शंस पढ़े सारे रिडॉक्स हैं। एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो दूसरी रिड्यूस होगी, एक चीज रिड्यूस हो रही है तो दूसरी ऑक्सीडाइज होगी, कुछ ना कुछ ऑक्सीडाइज होगा, कुछ ना कुछ रिड्यूस होगा। सच रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शन। हमेशा याद रखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं। बात समझ में आई? अब मुझे बताओ यहां पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड CuO। अब मुझे बताओ रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? चलो, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, कौन कर रहा है रिडक्शन?
हाइड्रोजन करवा रहा है। आपको बात समझ में आ रही है? कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, कौन करवा रहा है? हाइड्रोजन। मुझे बताओ, ये ऑक्सीजन कौन लेके जा रहा है? हाइड्रोजन लेके जा रहा है। तो रिडक्शन करवा कौन रहा है? हाइड्रोजन करवा रहा है। तो यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, ये कौन है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। एजेंट मतलब जो कुछ करवाता है। यहां पर हाइड्रोजन रिडक्शन करवा रहा है दूसरे का, तो ये खुद क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब बात याद रखेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। चलो तो मुझे बताओ, उल्टा हिसाब है, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? हाइड्रोजन। अच्छा ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, लास्ट पॉइंट यहां तक आपको समझ में आया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? अच्छा मुझे बताओ, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का हो रहा है, करवा कौन रहा है? कॉपर ऑक्साइड करवा रहा है। ऑक्सीजन कौन दे रहा है? कॉपर ऑक्साइड। तो ये कॉपर ऑक्साइड खुद क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या होता है? रिडक्शन होता है। उल्टा हिसाब है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस हो जाता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। तो हु इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? कॉपर ऑक्साइड। एंड ज्यादातर याद रखना, जिसके पास ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीजन देगा। बात समझ में आई? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, और थोड़ा मजेदार एग्जांपल है। मैंगनीज डाइऑक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब ये लोग आपस में रिएक्ट करते हैं तो मैंगनीज क्लोराइड MnCl2 मिलता है, H2O मिलता है एंड Cl2 मिलता है। रिएक्शन सोपिया है, ज्यादा कुछ नहीं है, H2O Cl2। अब यहां पर मुझे बताओ, ऑक्सीजन निकल रहा है, MnO2 ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, कैन आई कॉल इट लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन? ये क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है, MnO2 का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। मतलब ये कौन रहेगा? इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये कौन है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मुद्दा समझ रहे हो? जिसके पास ऑक्सीजन होता है, जिसके पास ऑक्सीजन होता है वो कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाएगा। अब HCl का H2O बना, कैन आई कॉल इट गेन ऑफ ऑक्सीजन? गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसको मैं क्या बोलूंगा? ऑक्सीडेशन। HCl का H2O बना, ऑक्सीजन गेन हुआ। तो अब मुझे बताइए, चलिए फटाफट बताइए, हु इज ऑक्सीडाइज्ड? किसका ऑक्सीडेशन हुआ? HCl का। किसका रिडक्शन हुआ? MnO2 का। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? MnO2 का रिडक्शन हो रहा है, करवा कौन रहा है? HCl। रिडक्शन करवा कौन रहा है? HCl कर रहा है। तो HCl इज द रिड्यूसिंग एजेंट, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? MnO2। खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। बात समझिए, इसको 2-3 बार लिखिए, क्लियर हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, एक और एग्जांपल लिया हमने। अब मुझे बताइए, H2S का H2O बन रहा है, तो मैं इसको बोलूं लॉस ऑफ, गेन ऑफ ऑक्सीजन बोले, गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये ऑक्सीडेशन है। हाँ, SO2 का S बन रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहां पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो डब्बे में क्या लिखोगे आप? ज्यादा सोचने का नहीं, डब्बे में क्या लिखोगे? वो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? H2S का। H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? SO2 का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, H2S। एंड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जिसके पास ऑक्सीजन है, SO2। ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात समझ में आ रही है? यहां तक बात समझ में आई? दूसरा बॉटल भी चेक करता हूं, शायद पानी मिल जाए। चार बूंद ही पानी नसीब हो रहा है। ठीक है, ये रिएक्शंस आप लिखिए, थोड़ा इसको समझिए। एक बार रिकैप करना हो अगर मुझे,
तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होगा, खुद रिड्यूस होगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूजुअली कौन होता है, जिसके पास ऑक्सीजन है। ये बात आप समझ सकते हो, इसको आप लिख सकते हो तो क्लियर हो जाएगी बात। ओके। एंड इसी का उल्टा क्या रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरे का रिडक्शन करवाएगा। ठीक है, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। चलो एक और बात क्या बताई है यहां पे, when the positive charge on an atom or an ion increases, मतलब क्या, एक कहानी बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मजेदार कहानी है। बहुत सारी बातें यहां पे आपकी क्लियर होंगी कि चार्ज कहां से आता है, कैटायन कैसे बनता है, एनायन कैसे बनता है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैं आयन का एग्जांपल लेता हूं। आयन का एटॉमिक नंबर कितना है, 26। आयन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। इसका मतलब क्या है, इसके पास 26 प्रोटॉन होंगे और 26 इलेक्ट्रॉन होंगे। एटॉमिक नंबर का मतलब यही होता है। तो अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं Fe, उसके पास 26 प्रोटॉन है, अलग कलर से लिखते हैं, चलो ठीक है, 26 प्रोटॉन है, 26 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये बात आप मानते हो? इस पॉइंट पे ये न्यूट्रल एटम है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। देखो प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं। जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, इक्वल है ना, प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। तो ये एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूं, Fe2+ मिलेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आए। अब मुझे एक बात बताओ, इसके पास 26 प्रोटॉन है और 24 इलेक्ट्रॉन है। कहना इसे 2 प्रोटॉन ज्यादा है, हाँ 2 प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। देखिए पॉजिटिव चार्ज आ रहा है 2+। बात आपको समझ में आ रही है? एंड इसका ही थोड़ा और आगे जाके मैं Fe2+ लूं। Fe2+ क्या है, 26 प्रोटॉन है, 24 इलेक्ट्रॉन है। इसका मैं Fe3+ बनाऊं, एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूं, तो 26 प्रोटॉन एंड 23 इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्या ये बात बराबर है? आपको पता है ये जो Fe2+ होता है इसको फेरस बोलते हैं, फेरस। Fe2+ का कैटायन है उसको फेरस कैटायन बोलते हैं, फेरस। एंड ये जो Fe3+ है इसको बोलते हैं फेरिक, फेरस एंड फेरिक। आपको बातें समझ में आ रही है? चार्ज क्यों आ रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। एंड ये जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, when the positive charge on an atom or an ion increases, यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। हमने Fe का पहले Fe2+ बनाया, फेरस बनाया, एंड बाद में Fe2+ का हमने Fe3+ बनाया। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड एक और बात, चलो बात छिड़ी है तो मैं बताना चाहूंगा। मेरे पास, आपको पता है ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब उसके पास 8 प्रोटॉन होंगे, 8 प्रोटॉन। तो मैंने O2- लिया। O2- मतलब क्या? इसके पास 8 प्रोटॉन है। देखो प्रोटॉन का नंबर कभी चेंज नहीं होता, प्रोटॉन हमेशा सेम ही रहेंगे, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ना, तो प्रोटॉन को हम चेंज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं, प्रोटॉन का भी नंबर चेंज नहीं होता। तो ऑक्सीजन के पास O2-, इसके पास, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। ऑक्साइड का एनायन O2-, 8 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूं और मुझे ऑक्सीजन का एक न्यूट्रल एटम मिले, ऑक्सीजन का न्यूट्रल एटम जिसके अंदर 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, यहां पर भी क्या हुआ? यहां पर भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। कम ऑन, यस और नो? इसको भी मैं क्या बोलूंगा? ऑक्सीडेशन बोलूंगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हुआ। ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो डिक्रीज हुआ इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। इसको भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कुछ बातें आपको समझ में आई हैं? अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, मतलब कहना इसे नेगेटिव से हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। -2 से आप 0 पे आए, -2 से आप 0 पे आए, कहना इसे ये पॉजिटिव की तरफ ही आप जा रहे हो ना। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है या तो नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। एंड ये दोनों चीजें क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतना एकदम क्लियर है, सुपर क्लियर है, पक्का 100%। तो देखो दूसरी बात, दूसरे मुद्दे पे आते हैं। अब मान लो मैंने Fe3+ लिया, फेरिक, इसके पास 26 प्रोटॉन है और 23 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाला तो ये Fe2+ बन सकता है, 26 प्रोटॉन और 24 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन डाले तो ये फिर से Fe बन सकता है, 26 प्रोटॉन और 26 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को अंदर डाल रहे हैं, मतलब कहना इसे देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कम ऑन, क्या हो रहा है इधर? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम अंदर डाल रहे हैं, इसको बोलते हैं, सिंपल बात, पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो रहा है। शब्द समझिए, पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो रहा है, इसको बोलते हैं रिडक्शन। पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन द पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। या फिर आपने लिया ऑक्सीजन, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर आपने और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो आपको O2- मिलेगा, 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर भी क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा? यहां पे भी क्या हुआ? रिडक्शन। व्हेन नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, या तो पॉजिटिव चार्ज कम हो या तो नेगेटिव चार्ज बढ़े, मतलब हम माइनस की तरफ जा रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। दो बातें एकदम क्लियर है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, रिडक्शन, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन कम हो रहा है, रिडक्शन, बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन, कम हो रहा है रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। इतनी बात एकदम सुपर क्लियर है, तो आगे चलते हैं, एक क्विक रिकैप कर लो यहां पे, देन वी विल गो टू द मोस्ट
कंफ्यूजिंग पार्ट, कंफ्यूजिंग भी नहीं है वैसे तो, रस्टिंग वाला जो पार्ट है मुझे तो पर्सनली कंफ्यूजिंग नहीं लगता, बच्चों को बहुत ऐसा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्विक रिकैप के नाम पे ये तो हमें पता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। एंड हाइड्रोजन की बात करें तो ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है एंड रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एंड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। एंड रिडक्शन की बात करें तो यहां पे होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। यहां तक बात क्लियर थी। चलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, खुद रिड्यूस हो जाता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। एंड रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इट इज ऑक्सीडाइज्ड, दूसरे को रिड्यूस करेगा। यहां तक बात समझ में आई, मजा आया। चलिए अब आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहां पे दिखाना चाहूंगा। एक्सपेरिमेंट में क्या है, एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब नंबर 1, इसमें हम क्या डालेंगे, ऑयल ऑन बॉइल्ड वाटर। तो पहले मैंने बॉइल्ड वाटर लिया। जब आप पानी को बॉईल करते हो उसके अंदर का जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है या फिर डिजॉल्व्ड गैसेस हैं वो बाहर चली जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली पानी को बॉईल किया तो अंदर का जो भी ऑक्सीजन था वो उड़ गया, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन उड़ गया। इसके ऊपर मैंने ऑयल का एक लेयर डाला एंड इसके अंदर हम एक आयन का नेल डालेंगे। तो क्या ये आयन का नेल रस्ट होगा? होगा, लेकिन वेरी स्लाइटली, बिकॉज क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बाहर चला गया पानी के। आपको पता है रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों का रिक्वायरमेंट होता है, ऑक्सीजन भी चाहिए पानी भी चाहिए। अब यहां पर पानी है लेकिन ऑक्सीजन बॉईल होके निकल गया, ठीक है, हमने पानी को बॉईल किया तो ऑक्सीजन निकल गया, तो रस्टिंग होगी लेकिन बहुत कम होगी, थोड़ा सा ऑक्सीजन बचा होगा, उसमें से जो रस्टिंग होती है वो होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड दूसरी बात, टेस्ट ट्यूब नंबर 2, इसमें मैंने सॉल्टी वाटर एंड उसके अंदर मैंने आयन का नेल डाला। तो यहां पे नेल रस्ट क्विकली, बिकॉज यहां पर क्या होता है, सॉल्ट वाटर में आयॉन्स होंगे एंड आयॉन्स की वजह से जो रस्टिंग की प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, देखो रस्टिंग भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है एंड आयंस के प्रेजेंस से इस रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, तो नेल का जो रस्टिंग है वो फटाफट हो जाएगा। तीसरी बात, थर्ड टेस्ट ट्यूब में हमने लिया सिर्फ एयर, ठीक है, मतलब यहां पे ऑक्सीजन तो है, O2 ऑक्सीजन तो है, साथ साथ में मॉइस्चर भी होगा, कम ऑन यस और नो, मॉइस्चर। तो रस्टिंग होगी लेकिन धीरे धीरे होगी, मॉइस्चर है ना, डायरेक्ट पानी नहीं है, मॉइस्चर है, वेपर है, वाटर वेपर, तो रस्टिंग होगी लेकिन स्लोली होगी, धीरे धीरे होगी। एंड लास्ट टेस्ट ट्यूब में, चांगलं नाही वाटत ना अभी, कैसा अच्छा लग रहा है, लास्ट वाले टेस्ट ट्यूब में मैंने लिया है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, मतलब क्या, CaCl2 एनहाइड्रस। अब ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, इसमें मैंने लोखंड का खिल्ला डाला, ऊपर से बूच लगा दिया, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहां पर जितना भी मॉइस्चर था वो सारा का सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया, चला गया। अब सिर्फ यहां पे O2 बचा है। सिर्फ ऑक्सीजन से रस्टिंग होती नहीं है, पानी का भी रिक्वायरमेंट होता है, तो यहां पे चौथे टेस्ट ट्यूब में नेल विल नॉट रस्ट। तो मुद्दा क्या है कि बोथ वाटर एंड एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन, बोथ वाटर एंड ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग। कार्बन डाइऑक्साइड का भी योगदान होता है, थोड़ा सा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का भी है, क्या है ये हम आगे देखेंगे। यहां तक की बात समझ में आई? पहले वाले में बॉइल्ड वाटर लिया था तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बाहर चली गई तो रस्टिंग हुई लेकिन बहुत थोड़ी। दूसरे में आयॉन्स का प्रेजेंस था, रिडॉक्स रिएक्शन फास्ट हो गया तो रस्टिंग फटाफट हो गई। तीसरे वाले में सिर्फ एयर थी एंड मॉइस्चर था तो रस्टिंग हुआ लेकिन स्लोली हुआ। एंड चौथे वाले में सारा का सारा मॉइस्चर कैल्शियम क्लोराइड ने एब्जॉर्ब कर लिया। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है,
ड्राई। तो ये कैल्शियम क्लोराइड क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड यहां पे रस्टिंग नहीं होती है। चलिए आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, चैप्टर के लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, इट इज अ बीस्ट। सर्टेन टाइप ऑफ रेडिश कलर का सब्सटेंस कलेक्ट्स ऑन आयरन सरफेस। ये जो लाल 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 खराब हो गया है, पेंट भी खराब हो गया है, आपका लोखंड भी खराब हो गया है, दिस इज नथिंग बट रस्ट, रेडिश कलर्ड सब्सटेंस, रस्ट, जंग, दिस लेयर इज कॉल्ड एज रस्ट। केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, अच्छे से लर्न कर लेना, Fe2O3.XH2O। अब आप पूछोगे सर ये XH2O का मतलब क्या है? देखो आयरन ऑक्साइड Fe2O3 ये एक आयोनिक कंपाउंड है एंड बहुत बार क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। मतलब ये जो Fe2O3 है इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहां पे क्या हो रहा है, X का मतलब क्या, ये H2O क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहां लिख दू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। H2O क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। X का मतलब क्या है, X का मतलब यह है कि ये नंबर चेंज हो सकता है, मतलब Fe2O3.H2O 1H2O हो सकता है, या फिर Fe2O3.2H2O ऐसा भी हो सकता है, या फिर Fe2O3.3H2O ऐसा भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैन चेंज, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसका नंबर चेंज हो सकता है, इसलिए हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, X लिख रहे हैं। X के जगह पे आप NH2O ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी सेम बात बताता है, वाटर मॉलिक्यूल का नंबर चेंज हो सकता है। इतनी बात आपको समझ में आई है? एंड दिस प्रोसेस जहां पे मेटल खराब हो रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन। तो बेसिकली सर रस्टिंग और कोरोजन में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। किसी भी मेटल के खराब होने को रस्टिंग, किसी भी मेटल के खराब होने को कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन के कई प्रकार होते हैं, उसमें एक प्रकार है रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयन। लोखंड का खराब होना उसको स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, रस्टिंग। रस्टिंग क्या है, एक प्रकार का कोरोजन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोरोजन के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं, रस्टिंग इज वन टाइप ऑफ कोरोजन। लोखंड का कोरोजन उसको रस्टिंग बोलते हैं। एकदम मुद्दा क्लियर हो रहा है यहां पे? ठीक है, चलो अब ये होती कैसे है प्रोसेस, बहुत ही मजेदार प्रोसेस है। आपको दिख रहा है एक वाटर का ड्रॉप लिया है मैंने, ये एक वाटर का ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप। नीचे आयन का सरफेस है, लोखंड है नीचे, एंड यहां पर आपको ऑक्सीजन दिख रही है, मतलब ये बेसिकली बाहर क्या है, एयर है। वाटर का ड्रॉप है, नीचे लोखंड है, ऊपर हवा है, समझ में आ रही है? एयर में O2 भी है और साथ साथ में CO2 भी है। CO2 का क्या रोल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब क्या होता है, लोखंड के सरफेस पे कोई कोई जगह पे एनोड बनता है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल। एनोड को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड बोला जाता है। बेसिकली एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो यहां पे क्या होगा, चलो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे आयन है, आयन का ऑक्सीडेशन हो, मुझे बताओ इसके पास 26 प्रोटॉन है, 26 इलेक्ट्रॉन है। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? अब इसमें से मैंने Fe2+ बनाया, फेरस, फेरस कैटायन बनाया, एंड 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आए इस तरह से। क्या आपको यह बात दिखाई दे रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इसके पास 26 प्रोटॉन है और 24 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसके ऊपर क्या चार्ज आया है, 2+। इतनी बात समझ में आई, यस और नो? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आयन के 2 एटम लूं, 2Fe, तो यहां पर भी मुझे 2Fe 2+ मिलेगा, एंड टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, 2 आयन में से
टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, यस और नो? मैंने 2 आयन क्यों लिया है मुझे बताओ, यहां पे मैंने 2 क्यों लिया? बिकॉज मुझे Fe2O3 बनाना है, तो मुझे Fe2 चाहिए ना, तो इसलिए मैंने 2 आयन के एटम लिए हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Fe2O3, तो 2Fe को कंसिडर किया। ऑक्सीडेशन समझ में आया? फेरस बना फेरस Fe2+, ये आपको समझ में आया। 4 इलेक्ट्रॉन बाहर है, ये आपको समझ में आया। अब क्या होता है, ये जो Fe2+ बना है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, एंड ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये भी पानी के अंदर चले जाते हैं। Fe2+ भी पानी में चला जाता है, इलेक्ट्रॉन भी पानी में चले जाते हैं। स्टेप नंबर 1, क्या ये बात क्लियर है? ये कहां हो रहा है? ये एनोड पे हो रहा है, और हमेशा याद रखेंगे एनोड पे क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। इसको याद करने का एक तरीका भी है, मैं आपको हमेशा बोलता हूं एन ऑक्स, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, एन ऑक्स, एक बैल एन ऑक्स, एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो यहां पे एनोड मतलब एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक ऐसा जगह बन जाता है जहां पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, Fe+2 बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, इसको हम एनोड बोलते हैं। मुझे बताओ ये सारी बातें यहां तक की, स्टेप नंबर 1, इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? Fe+2 पानी में डिसॉल्व हो गया और ये इलेक्ट्रॉन भी पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे। अब अगले स्टेप पे आते हैं, स्टेप नंबर 2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे बाद में आते हैं, पहले मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी बताता हूं। देखो यहां तक क्लियर है, मैं अज्यूम कर रहा हूं पहला स्टेप आपको समझ में आया। एनोड मतलब एक पॉजिटिव टर्मिनल था जहां पर लोखंड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए एंड वो Fe2+ बना, फेरस कैटायन बना, पानी में डिसॉल्व हुआ, इलेक्ट्रॉन भी पानी में चले गए। इतना मैं अज्यूम करता हूं आपको समझ में आया, पानी भर के लाया मैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या? ये भाई साहब भी मानते नहीं है, CO2 भी पानी में डिसॉल्व होता है, पानी के साथ रिएक्ट करता है, H2O के साथ रिएक्ट करता है, एंड क्या बनाता है? H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, CO2 पानी में डिसॉल्व होता है, पानी के साथ रिएक्ट करता है, H2CO3 बनाता है, एंड ये H2CO3 स्प्लिट होकर H+ एंड HCO3- बनाता है। ये मैंने क्यों बताया? बिकॉज अब ये ऑक्सीजन भी पानी में डिसॉल्व होगा एंड एक टर्मिनल बनेगी यहां पे। कौन सी टर्मिनल बन रही है? कैथोड। कैथोड क्या होता है सर? नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल। कैथोड पे रिडक्शन होता है, मैं आपको बोलता हूं रेड कैट, रिडक्शन ऑन कैथोड, एन ऑक्स, एनोड पे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑन कैथोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन, रेड कैट एन ऑक्स, ये याद रखना आप। तो अब यहां पे ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन H+ के साथ, ये जो H+ यहां बने उनके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, एंड जो 4 इलेक्ट्रॉन लोखंड ने दिए वो इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जाते हैं, एंड यहां पर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ मिल जाएगा, एंड क्या बनेगा? पानी बनेगा। मुझे एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन्स कौन एक्सेप्ट करता है पता है? ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है, एंड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर वो H+ के साथ रिएक्ट करेगा एंड सब कुछ कुल मिला के जुड़ जाएगा। ठीक है, O2, H+ एंड इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ जुड़ जाएंगे एंड क्या बनाएंगे? 2H2O, वाटर बनाएंगे। एंड आपको एक और बात बताऊं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहां पे किसका रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो एनोड था वहां पे आयन का ऑक्सीडेशन हुआ, आयन का ऑक्सीडेशन हुआ था, एंड ये जो कैथोड है वहां पर ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है एंड वाटर बन रहा है।
वाटर बन रहा है। क्या ये बात समझ में आई? इतना बात समझ में आया? अब क्या होता है पता है आपको, ये इलेक्ट्रॉन्स जितना जल्दी जल्दी एक्सेप्ट होंगे उतना जल्दी जल्दी आयन का ऑक्सीडेशन भी होगा। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स किसी ने ले लिए तो उतना ही आयन फिर से ऑक्सीडेशन करके इलेक्ट्रॉन देते जाएगा। सिंपल बात बताता हूं, जितना इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होते जाएगा फटाफट फटाफट, उतना ही लोखंड का भी ऑक्सीडेशन होते रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जितना ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा 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 उतना आयन ऑक्सीजन सॉरी आयन इलेक्ट्रॉन देगा देगा देगा। तो आयन का ऑक्सीडेशन बढ़ेगा जब ऑक्सीजन का रिडक्शन बढ़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कि कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज तो होने जैसी कोई बात है नहीं। जितना ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतना आयन इलेक्ट्रॉन देगा, आयन का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलते रहती है। ओके चलो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं सब कुछ। तो ये अपना स्टेप नंबर 2 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ, रिडक्शन, ऑक्सीजन का रिडक्शन एंड वाटर का फॉर्मेशन हो गया। अब एक और स्टेप होता है 2.5, इसको मैं 2.5 बोल रहा हूं, इंटरमीडिएट स्टेप। जो Fe2+ था वो भी पानी में डिसॉल्व हो गया था। ये Fe2+ फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, मतलब इसमें से और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अब मुझे बताओ, इसके पास यहाँ पे 26 प्रोटॉन है और 24 इलेक्ट्रॉन है। तो ये Fe2+ पानी के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ? पानी के साथ रिएक्ट करता है एंड और फर्दर ऑक्सीडाइज होके Fe3+ बनाता है। 26 प्रोटॉन 23 इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अब हमने 2 एटम या फिर 2 आयन लिए थे 2Fe2+, तो मेरे पास 2Fe3+ बनेगा एंड टोटल 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो हम एक स्टेप लिखते हैं यहां पे कि आयन जो है वो और ऑक्सीडाइज होता है, फर्दर ऑक्सीडाइज होता है इनटू फेरिक Fe3+, फेरिक बन जाता है। पहले फेरस बना था, बाद में अभी फेरिक बन गया। चलो इतना बात क्लियर है? कम ऑन, यस और नो? एंड अभी लास्ट स्टेप, ये जो Fe3+ बना वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ। हमने जो मान लो ये जो वाटर यहां पे बनाया उसी के साथ ये Fe3+ रिएक्ट कर रहा है एंड आपको बना के देगा Fe2O3.H2O। ये बन गया आपका रस्ट। इसको हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड भी बोलते हैं। हाइड्रेटेड मतलब वाटर मॉलिक्यूल वाला, हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड प्लस आपको 6H+ वापस मिलेंगे आपको, और H+ भी मिलता है यहां पे, फिर से H+ मिलता है। तो ये जो ऊपर वाला स्टेप है, स्टेप नंबर 2, वो और कंटिन्यू होगा बिकॉज यहां पे और H+ बन रहे हैं। ठीक है, अब इसको पहले तो बैलेंस कर लेते हैं। चलो इसको बैलेंस कर लो। यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, तो मैं वहां पे 2 लगाऊंगा, 2Fe3+। ठीक है, अब मुझे बताओ ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ऑक्सीजन है, तो मैं यहां पे 4H2O कर रहा हूं एंड हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 2 8 हाइड्रोजन है। यहां पर 2 हो गए, तो यहां पे कितने बचेंगे? 6। आपको बात समझ में आ रही है? तो ये जो H+ है ये वापस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे स्टेप नंबर 2 में, वापस वाटर बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स वापस एक्सेप्ट होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे उतने आयन को वापस इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन आयन का होते रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, साइकिल है। एंड ये लास्ट में ये क्या बन गया आपका? रस्ट, हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड। अब देखो शायद आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो, तो एक क्विक रिकैप बताता हूं आपको क्या क्या हुआ। एनोड मतलब एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल जहां पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ? लोखंड का। क्या बना? Fe2+ बना एंड 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आए। टोटल हमने 2 एटम लिए Fe के, तो मुझे 2Fe2+ मिला और टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बाहर आए। सिंपल सा रिएक्शन, आपको समझ में आया? ऑक्सीडेशन हुआ आयन का, एनोड पे हुआ। फिर ये मुझे बताओ
ये और ये डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर, पानी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। कैथोड पे कौन होता है? कैथोड पे अभी आएगा ऑक्सीजन, पानी के अंदर आता है। पानी के अंदर H प्लस प्रेजेंट होता है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का भी मैंने आपको कहानी बताया है ना। तो पानी के अंदर उसको H प्लस मिलेगा, कितना मिलेगा? 4H प्लस, एंड 4 इलेक्ट्रॉन लोखंड से आए हुए, सब कुल मिला के 2H2O बनेगा, ठीक है। मुझे बताओ ये जो कैथोड पे हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। रेड कैट, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ। अच्छा, फिर एक और स्टेप होता है ना यहाँ पे, एक और स्टेप, ये स्टेप 1 है, ये 2 है। तो 2.5 में क्या होता है? Fe2 प्लस, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है इनटू Fe3 प्लस, एंड एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। 2 एटम ले रहा हूं तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन बाहर है, फर्दर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। एंड लास्ट में स्टेप नंबर 3, आप 2Fe3 प्लस ले लो, उसको आप पानी के साथ रिएक्ट कराओ। कितने पानी के साथ? 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ, आपको मिलेगा Fe2O3 डॉट H2O प्लस 6H प्लस। ये क्या है आपका? ये है रस्ट। इतना ही है। ये आप 2 से 3 से 4 बार लिखोगे, आपको पूरा का पूरा लर्न हो जाएगा। कोई भी बड़ी बात नहीं है, आप आराम से लिख सकते हो ये आंसर। कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत लगी है ना तो मुझे कमेंट में बताओ, क्या नहीं समझा? ऑक्सीडेशन मैंने समझाया, मैंने आपको रिडक्शन समझाया, मैंने आपको यह भी बताया कि जितना ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को फटाफट एक्सेप्ट करेगा उतना फटाफट लोखंड इलेक्ट्रॉन देगा, लोखंड का ऑक्सीडेशन होगा, रस्टिंग फटाफट होगी। ऐसी बात होती है। रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन एंड पानी दोनों चाहिए, ठीक है। वाटर एक मीडियम की तरह एक्ट करता है ना, जहां पर ये सारे रिएक्शन पानी के अंदर हो पा रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पानी रिक्वायर्ड है, ओके। एक क्विक रिकैप यहां पे दिया है मैंने, क्या क्या बताया। डिफरेंट रीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ आयन बिकम एनोड एंड कैथोड, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, ठीक है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, ठीक है। Fe is oxidized to Fe2 plus in एनोड, तो ये उसका रिएक्शन हो गया। 2Fe 2Fe 4, बोलो लाइट चली गई। हाय, अभी जनरेटर चालू होगा, थोड़ी सी लाइट आएगी, मेरे मुंह पे चमकेगी, तब तक मेरा यूपीएस संभाल लेगा। बोलो, इतना पढ़ने के बाद लाइट चली गई। नीचे मेरा एक पवन भैया रहता है, आवाज तो आ रही है ना मेरी? देखो थोड़ी सी लाइट तो आ गई। चलो, अब थोड़ी थोड़ी लाइट में ही थोड़ा 2 मिनट का बचा है तो वाइंड अप करते हैं। ऑक्सीजन, ठीक है, आगे क्या हुआ? ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है टू फॉर्म वाटर इन द कैथोड रीजन। ऑक्सीजन है, H प्लस है और 4 इलेक्ट्रॉन है, सब कुल मिला के वाटर बन जाते हैं। Fe2 प्लस आयन रिएक्ट विथ वाटर एंड फर्दर गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म Fe3 प्लस, फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ, एंड लास्ट में ये Fe3 प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म Fe2O3, ये आपका रस्ट है, एंड 6H प्लस बनते हैं जो वापस रिएक्शन में चले जाएंगे। दैट्स इट, कम ऑन, कैन वी डू दिस? एंड लास्ट में मैं रेंसिडिटी की बात करना चाहूंगा, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके लास्ट का पार्ट फिर से भी कर सकता हूं, लेकिन अभी 2 मिनट का ही बचा है। रेंसिडिटी मतलब क्या? आप कोई भी खाद्य पदार्थ में आपके किसी भी, आ गई लाइट, बोलो, चलो बढ़िया। कोई भी ऑयली फूड है, ऑयली फूड, ठीक है, उसके अंदर फैट्स होते हैं, ऑयल में फैट होते हैं, तो फैट का ऑक्सीडेशन अगर हो बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, ऑयली फूड में फैट का ऑक्सीडेशन होता है, तो वो फैट खराब हो जाता है, ऑयल खराब हो जाता है, उसको हम रैंसिड ऑयल बोलते हैं, रैंसिड ऑयल, ठीक है। ऑयल का ऑक्सीडेशन, रिपीट विथ मी, ऑयल का ऑक्सीडेशन, ऑयल का ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं रैंसिड होना या फिर रैंसिडिटी, ठीक है। द टेस्ट एंड ओडर, द टेस्ट एंड ओडर, स्मेल भी चेंज हो जाती है
ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंज व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। स्वाद में भी बदलाव आएगा, सुगंध में भी बदलाव आएगा बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, दिस इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है फैट और ऑयल का, इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? बाय स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, इनफैक्ट आपके काफी सारा जो ऑयली फूड, पैकेज फूड मिलता है उसके अंदर ये सिट्रिक एसिड दिख रहा है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेशन को रोकता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड इज एन एंटीऑक्सीडेंट। आपको एक और एग्जांपल दो इसका। आपने अगर एप्पल कट किया, एप्पल खाते हो आप घर पे, एप्पल कट करते हो तो वो ब्लैक हो जाता है, सरफेस उसका काला हो जाता है। वहीं पे अगर आप थोड़ा नींबू लगा दो, नींबू में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है ना, सिट्रस फ्रूट है, तो आप एप्पल के ऊपर कट करने के बाद अगर नींबू लगा दो वो काला नहीं होगा। तो सिट्रिक एसिड क्या करता है? इट इज अ एंटीऑक्सीडेंट, प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन। एप्पल का भी ब्लैक होना क्यों है? बिकॉज वो ऑक्सीडेशन से ब्लैक हो जाता है, कलर उसका डार्क हो जाता है, थोड़ा ब्राउनिश कलर आ जाता है। ब्लैक तो काला नहीं होता बट ब्राउन हो जाता है। ठीक है, एंड लास्ट में ये जो चिप का पैकेट होता है, अपने को लगता है इसके अंदर हवा भरी हुई है, हवा भर के दिया ना, इतना हवा, 5 रुपए का ही इतना 4 चिप देते हैं, ऊपर हवा भर देते हैं। हवा नहीं है वो, क्या है? नाइट्रोजन है। ये लोग ना चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन निकाल देते हैं, एयर निकाल देते हैं और नाइट्रोजन डालते हैं। नाइट्रोजन क्या होती है? इट इज इनर्ट। इनर्ट मतलब डज नॉट रिएक्ट। तो आपका जो भी चिप्स है, जो भी ऑयली फूड है, वो प्रोटेक्टेड रहेगा, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, रेंसिडिटी नहीं होती। इसको बोलते हैं N2 की फ्लशिंग। N2 भरा जाता है पैकेट के अंदर। सो आई होप ये पूरा चैप्टर आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ है, आपके दिमाग में फिट हो गया है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड यहां तक अगर आपने वीडियो देखा भी है तो टॉप 1%, सिर्फ 1% बच्चे हैं जो यहां तक पहुंच पाते हैं। तो कमेंट में एक बार बता के जाना कौन है वो बच्चा जो यहां तक पहुंच पाया है। सो ये हमारी फुल टीम ऑफ टीचर्स है। ठीक है, बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी करनी है तो ये दोनों नंबर के ऊपर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।